तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जो हमारा पिछला वीडियो था चंद्रयान से रिलेटेड, उस पे आपने बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट मुझे दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन टू मी, एंड आई विल ट्राई टू मेक बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट फ्रॉम माई साइड फॉर योर एंड फॉर योर सक्सेस। सो लेट्स बिगिन। एंड टुडेज इशू वुड बी मणिपुर इशू। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि जो नेक्स्ट इशू हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा मणिपुर इशू। ठीक है दोस्तों, तो मणिपुर के इशू के बारे में हम सभी जानते हैं। कुछ दिन पहले जो वीडियो शर्मनाक वायरल हुआ और जिसने हम सभी को एक जो हमारी ह्यूमैनिटी है उस पर एक तमाचा था। और कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो भी जो उस तरीके के हों, वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और ये एक तमाचा है पूरी सोसाइटी पे। जब भी कोई महिला बेआबरू होती है या उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया जाता है, तो वो महिला नहीं बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी ही आउटरीच होती है, पूरी की पूरी सोसाइटी की ही रिस्पेक्ट जाती है। और हमें इसके साथ कुछ स्पेसिफिक फेमिनाइन नहीं जोड़ना चाहिए दोस्तों। इस चीज़ को एक टैबू नहीं बनाना चाहिए कि अगर महिला के साथ किसी चीज़ ऐसी चीज़ें हो गई हैं विच ऑब्वियसली उनके विल के अगेंस्ट होता है, और अगेंस्ट वो विक्टिम भी वही बनती है। ये कुछ चीज़ें हम उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि समथिंग हैज़ हैपन टू यू देन यू आर स्पेल्ड। वी मस्ट नॉट टेक दिस एंड वी मस्ट नॉट सपोर्ट इट। इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विच हैपन्स एंड वी मस्ट हैंडल इट विद आयरन हैंड। दोस्तों, मणिपुर के इशू में फ़िलहाल भी हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो लोकसभा का प्रेजेंट के सेशन चल रहा है उसमें कितने डिसरप्शंस हो रहे हैं। इवन कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी एक्सेप्ट हो गया और उसके भी लेके चर्चे चल रहे हैं। अब जो हमारे आने वाले वीडियो होगा उसमें दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में भी चर्चा मैं करूँगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो आने की क्या कंडीशंस होती है, और उसके साथ में सेंसर मोशन जो होता है वो क्या होता है। तो उन दोनों को कंपेयर करके एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगा डेडिकेटेड। प्रेजेंटली हम लोग मणिपुर इशू पर देखते हैं कि व्हाट इज़ द इशू राइट फ्रॉम द। तो दोस्तों, मणिपुर इशू में अगर हम देखेंगे तो हम अगर ये एक ऐसे हिल बना दें, क्योंकि जो हम मणिपुर के इशू में देखेंगे तो जो इसकी ज्योग्राफी अगर हम देखें मणिपुर की, तो जो हिली एरिया है मणिपुर में 85 to 90% ये हिली एरिया है दोस्तों। तो वैली एरिया कितने हुए? 15 to 20% ऑन एन एवरेज। ठीक है। और उसमें जो मिती कम्युनिटी है ये बहुत आयातात में है, लगभग मोर देन 50%। और जो पॉपुलेशन है दोस्तों यहाँ पर लगभग 33 लाख के आसपास जिसमें ये है, और बाकी मोर देन 50% के आसपास। तो दोस्तों, जो मणिपुर की जो हम ज्योग्राफी देखेंगे तो वो इसी तरह की है। और ऊपर में जो कम्युनिटी रहती है वो है मैं कुकीज़, और भी कम्युनिटीज़ ऊपर में है जो अभी फ़िलहाल इशू में है। जैसे नागाज़ भी पहाड़ों में रहते हैं, और नीचे हमारी मैती कम्युनिटी है। और ये क्लैश के इशू को, ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे कि ज्योग्राफी क्रिएट्स हिस्ट्री। मतलब जो कहीं का भी अगर आप इतिहास को आप खंगालोगे तो वो उसके इतिहास में वैसे इसीलिए होते हैं क्योंकि उसका ज्योग्राफी ऐसा होता है। मणिपुर के इशू में हम देखेंगे कि ये जो वैली एरिया है ये ज़्यादा प्रॉस्परस है। जो ऊपर का हिली एरिया है यहाँ सिचुएशन हॉस्टाइल है, और उसकी वजह से ये इशू क्यों ऐसा हो इमर्ज हो रहा है वो हम देखेंगे। और एक नटशेल में मैं आपके लिए स्पेशल डिस्कशन वीडियो इस पर्टिकुलर इस मुद्दे पे लाऊंगा कि हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्ट्री। और इंडिया के प्रेजेंट केस को हम लेके देखेंगे कि हाउ इंडिया की जब हम बात करेंगे तो सेंट्रल एशिया से हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उसके साथ हमारा डिस्कशन नहीं होता कभी भी हिस्ट्री में। या फिर जो इंडिया जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल है और अरेबिया ओशन, तो उसको लेकर इंडिया में क्या कंडीशन है और मानसून की वजह से हाउ हिस्ट्री इन्फ्लुएंसेस, और इकोनॉमी एज वेल। तो वो एक डिफरेंट वीडियो होगा। प्रेजेंटली हम लोग मणिपुर, और ये मैंने इसलिए कहा था कि आप जब इस वीडियो को देखें तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि जो जोग्राफिकल पोजीशन है मणिपुर की, ऊपर जो ये हिल है और ये जो वैली है वो इस इशू को कैसे अफेक्ट कर रही है। तो दोस्तों, हम इसके लिए पहले मणिपुर की हिस्ट्री को देखेंगे कि जो ये जो सारी जनजातियां हैं, मैती, कुकी, नागा और भी जो भी है, ये अपना एंसेस्टरशिप कहाँ से ड्रॉ करते हैं, और इनका जो पूर्वज ये कहाँ से मानते हैं, वो मानते हैं म्यांमार से, जो कि पहले हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं क्या, तो बर्मा के नाम से जाना जाता था। इसका सिग्निफिकेंस आपको थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, व्हाई हैव रिटन दिस। तो ये सारी कम्युनिटीज़ अपने एंसेस्टर से विड्रॉ करते हैं म्यांमार से। और हम हिस्ट्री में, अगर हम हिस्ट्री की क्लासेस जब आगे बढ़ेंगे या फिर जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ा होगा उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, एक चीज़ बराबर आती है दोस्तों चर्चा में, वो है यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो वो है एंग्लो
देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत बड़ा बड़ा लिखने की। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। एंग्लो बर्मा वार। तो इतिहास में क्या हुआ था दोस्तों कि जो ये बर्मा, जो म्यांमार, आज का म्यांमार जो तब का बर्मा था, उसने इस एरिया में कर दिया था अटैक, और उसकी वजह से एंग्लो बर्मा वार हुआ था। हम इतिहास में पढ़ते हैं 3 एंग्लो बर्माज वार हुए थे। और उसमें फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार में ट्रेटी ऑफ यांडबू भी है। ये तो कुछ स्पेसिफिक मैं कर रहा हूँ ताकि आप एक्सक्यूज मी, ताकि आप जब इस चैप्टर को हिस्ट्री की बुक से पढ़ें, क्योंकि अगर मैं एंग्लो बर्मा वार के लेके बैठ गया तो इट विल बी टोटली डिफरेंट क्लास। वी आर डीलिंग विद मणिपुर इशू। तो इस एंग्लो बर्मा वार को आप जब हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो गो इनटू डिटेल्स, और इसी इंपॉर्टेंट हो गया इस इशू की वजह से। तो एंग्लो बर्मा वार हुआ, ट्रेटी ऑफ यांडवो, ये पहली संधि थी फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार की, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिलहाल एंग्लो बर्मा वार हुआ, उसमें जो जीते वो, हम जाहिर सी बात अंग्रेजी जीते और बर्मास को पीछे हटना पड़ा, और यहाँ पर एंग्लो बर्मा वार ख़त्म हुआ। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए म्यांमार में शासन करने के लिए, और उन्होंने जब देखा कि हाउ विल दे रूल दिस, आई एम वेरी सॉरी सॉरी, तो हम हाउ पर्टिकुलरली हाई वी विल रूल दिस पर्टिकुलर एरिया। तो उन्हें लगा कि जो मैतीस कम्युनिटी है दोस्तों, ये एक डोमिनेंट ट्राइब है यहाँ पर, एक डोमिनेंट पॉपुलेशन है, इनकी कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। तो दे वर चूजन, मैती वर चूजन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंग्लो और ब्रिटिशर्स टू रूल दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ मणिपुर। मैतीस को अंग्रेजों ने अपना एक नुमाइंदा चुना, और इनके पास था कि ये मणिपुर को रूल करेंगे, और जो अपना राजस्व है वो अंग्रेजों को भेजते रहेंगे, और जो है मामला चलता रहेगा। फिर हमने देखा कि इंटीग्रेशन हुआ, हमने आज़ादी ली, और मणिपुर का इंटीग्रेशन इंडिया में हुआ। और इनिशियली ये यूनियन टेरिटरी था, पहले तो प्रिंसली स्टेट था, फिर यूनियन टेरिटरी बना, और फिर धीरे धीरे ये स्टेटहुड मिली, और यहाँ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर एंड ऑल सारी चीज़ें हुई। तो ये हिस्ट्री है। अब ये हिस्ट्री बताना जरूरी था ताकि आपको ये पता चले कि मैती डोमिनेंट ट्राइब है, नॉमिनेट पोजीशन पे है, राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मेनी ईयर्स। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें हुई, हिस्ट्री हमने समझ ली, ज्योग्राफी अब हम ये समझते हैं कि ये बनाने का क्या मतलब था। मैंने आपको इस चीज़ को क्यों बताया, क्योंकि दोस्तों हिली एरिया में जो कुकीज़ रहते हैं और नागा रहते हैं, और नागा का इशू फिलहाल इसमें नहीं है, क्योंकि नागा उसका एक स्पेशल डिमांड है कि उस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में जहाँ जहाँ नागाज़ हैं उसको मिला के ग्रेटर नागालैंड के नागालैंड की स्थापना की जाए। तो एक अलग टोटल अलग इशू है। पर्टिकुलरली कुकी और मैती की ये इशू क्लैश है। तो कुकी रहते हैं जो हिली एरिया में, और जो भी हिली एरियाज़ में कास्ट रहती है, उनके पास एक होता है दोस्तों, हमने पढ़ा हुआ है, फॉरेस्ट, राइट, ठीक है। और एक होता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स एक्ट। तो इन एक्ट्स की वजह से होता क्या है कि जो भी कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया में रह रही है, वो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कमर्शलाइज कर सकती है, उसको यूज़ कर सकती है, उससे चीज़ें बना के बेच सकती है, एज पर दी फॉरेस्ट डायरेक्ट ड्वेलर्स राइट्स एक्ट, और ये सारे एक्ट्स की वजह से। तो यहाँ पर जो ये लोग थे, ये जो कास्ट हैं, जो यहाँ पर ट्राइब्स रह रहे हैं, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। और प्रॉब्लम यूज़ करने की नहीं है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रही है, पॉपी कल्टीवेशन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो पॉपी कल्टीवेशन मतलब अफीम की खेती कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे पहाड़ों में, यहाँ पे पॉपी। और इसकी वजह से यहाँ पे ड्रग्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी ट्राइब्स गवर्नमेंट के एरिया को, जहाँ पर ये इंटेंडेड नहीं है, राइट नहीं है इन्हें खेती करने की, वहाँ पे भी ये इनक्रॉच करके, मतलब कब्जा करके पॉपी कल्टीवेशन कर, अफीम कल्टीवेशन कर रहे हैं। मणिपुर में अफीम की खेती काफ़ी ज़्यादा हो गई, ड्रग्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो गवर्नमेंट विल डील विथ आयरन हैंड, और इसके अगेंस्ट लॉ लाया जाएगा, और इसे सख्ताई से मना की जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि पहाड़ी एरिया में लोग रह रहे हैं, इनके पास रहने की बहुत कंडीशन नहीं, हॉस्टाइल कंडीशन, पहाड़ पे रह रहे हैं, एक मुश्किल हालातों में रह रहे हैं, डेवलपमेंट उतना नहीं है। उस पर गवर्नमेंट एक ऐसा रेट लेकर लाने की बात कही थी जो कि इनके कल्टीवेशन को प्रभावित करने वाली थी। अब हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में समझेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम जो ये मणिपुर है तो इंडिया में, ठीक है। तो अगर हम इस टोटल को मणिपुर समझें, मणिपुर को इंडिया समझे, सॉरी, अगर मैं इस यहाँ पे इसको इंडिया का मैप समझूँ, तो यहाँ पर एक होता है दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल, और ऊपर होता है गोल्डन क्रिसेंट। अब ये क्या है,
गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट। हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ते हैं गोल्डन ट्रायंगल, जो नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, साउथ ईस्ट इंडिया का मैप देखेंगे तो वहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, म्यांमार, लाओस, तीसरा है थाईलैंड। ठीक है। और गोल्डन क्रिसेंट की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान शॉर्ट में लिख रहा, और पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्यों है, वाई हैव रिटन दिस? ये दोनों ही जो है वो ड्रग्स, यहाँ पे ड्रग्स की डीलिंग, यहाँ पे ड्रग्स की डीलिंग, और बीच में फंसा है इंडिया। समझ रहे हो? ये पोर्टल अगर मैं इंडिया का मैप मानूँ तो यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट एशिया का में ये जो 3 देश हैं, ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, और यहाँ पर होती है ड्रग्स की धुआंधार खेती और धुआंधार यूज़। और यहाँ जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, गोल्डन क्रेसेंट, क्रेसेंट मतलब आधा चांद। अब जब मैप देखोगे तो इस तरह से है ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो इसे कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट। और इसमें बीच में फंसा इंडिया। तो इंडिया में ड्रग्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो मणिपुर है, इसको जब आप मैप पे देखोगे, इज़ वेरी क्लोज टू म्यांमार। क्लियर? और म्यांमार से ये लोग सारे इंसेस्टरशिप ड्राइव करते हैं, म्यांमार की एथनिसिटी इनकी है, और म्यांमार से काफ़ी प्रभावित हुई है। तो यहाँ से ड्रग्स की हो रही थी खेती, यहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी इस पर्टिकुलर एरिया से, और यहाँ से तो होती ही है। इस पर्टिकुलर एज को डील करने के लिए गवर्नमेंट रूल लेके आने वाली थी, और इसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन थी हॉस्टाइल, कि यहाँ के लोगों को लगा था कि ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसा कोई रूल आती है। प्रॉब्लम लोगों को मतलब जो कि वहाँ जो वहाँ के अनसोशल, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको लगा। बाकी ये जातियाँ तो मन क्या ही कर पाएंगी, ये तो भूल ही रहती हैं दोस्तों। तो ये एक इशू था। अब मैं इसे थोड़ा सा आप इसे समझना चाहेंगे, और यदि स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। मैं 1 मिनट के लिए साइड हो रहा हूँ। ठीक है। वैसे मैं इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट कर दूंगा। तो अगर दोस्तों, अब ये चीज़ें एक इशू जो इस पूरे बॉइलिंग सिचुएशन का था, वो था पहले पॉपी कल्टीवेशन और ड्रग्स डीलिंग। यहाँ तक अगर आपने समझ गए हैं तो मैं हम आगे बढ़ते हैं इसको हटा के, क्योंकि आगे और भी चीज़ें मुझे आपको लिख के बतानी है। तो आई होप यू हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा भगा लेंगे वीडियो, यहाँ वैली तो रहने देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें हो गई, और उसके बाद ये जो आई कि भाई गवर्नमेंट ऐसा रूल लेके आने वाली, ये आया था आपका फैब में। ठीक है, फैब में आया, बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैब ने, गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो ये ड्रग्स की केस है इसको आयरन हैंड के साथ डील करेंगे, हम इसको बंद कराएंगे लोगों में, और वहाँ पर ये सिचुएशन बन गई कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर आता है अप्रैल का महीना। ठीक है सर, क्या दिक्कत हो गया अप्रैल में? अप्रैल में वहाँ पे जो सोरेन, वहाँ पे जो सीएम है मणिपुर के, उनकी रैली होने वाली थी। वहाँ पे हो गई पुलिस पब्लिक में भिड़ंत, और उसकी एक वजह यही मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एडिंग फ्यूल टू द फायर, मई में आया हाई कोर्ट का डिसीजन, हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर। और इसने क्या डिसीजन दिया जिसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, जो मेती कम्युनिटी है, जो कि ऑर्गेनिस्ट, इन्हें एससी और ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। क्लियर? और ये जो कुकी कम्युनिटी, इन्हें एसटी का दर्जा प्राप्त है। ठीक, क्लियर? अब हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर का डिसीजन आया था दोस्तों कि वी आर डायरेक्टिंग to the High Court of we are directing the High Court of Manipur is directing to the state government to talk to the central government to grant ST status to the Methi community। और यहीं से सिचुएशन हो गई काफ़ी ज़्यादा ख़राब। अब यहाँ पर अगर SC OBC का दर्जा इसे प्राप्त, ये डोमिनेंट कास्ट है, डोमिनेंट ट्राइब, और ये इसके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और वो हम आगे देखेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हें ST का दर्जा दे दिया जाए। अब कुकी की प्रॉब्लम थी कि आपको अगर ST का दर्जा दे दिया जाता है, ट्राइब्स का दर्जा दे दिया जाता है, तो यहाँ के जो हमारे पहाड़ी एरियाज़ हैं जिस पे एक्सक्लूसिव राइट हमारा है, वहाँ पे खेती करने का या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को ढूंढने का, वो तो आपको भी मिल जाएगा। तो आप तो आ जाएंगे हमारे एरिया में दोस्तों, यू विल कम ऑन आवर लैंड, और हमारे जो है खेती पे आप, और जो हमारे रिसोर्सेज पे आपका भी दखल हो जाएगा। तो हम तो वैसे मुश्किल पोजीशंस में रहते हैं, आप यहाँ पर आ जाओगे तो हमें तो और मुश्किल हो जाएगी। और हम अगर इसकी रियलिटी को समझने की कोशिश करें
तो आप इस चीज़ को देखेंगे दोस्तों कि मणिपुर में जो मैती कम्युनिटी है उसकी 60 विधानसभा सीटों में 40 सीटें हैं। पहला इशू, 40 में से 60 विधानसभा सीटों में इन मैतीस का है। अगर मैं इसको चलिए यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा नीचे करके, तो 40 में से 60 इनके विधानसभा में सीटें लेजिस्लेटिव कम्युनिटी में, ठीक है, आप ये समझ लेंगे विधान में। दूसरा, जो मैती कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, प्रोटेक्टेड है। ये सारे तर्क कुकी के हैं कि आपको एसटी का दर्जा दिया जाए आपके empower करने के लिए, तो यू आर ऑलरेडी सो मच empowered with having 40 seats in the विधानसभा एंड इट्स योर लैंग्वेज इज देयर इन इट्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें आपका दखल ज़्यादा है, आपकी जनसंख्या ज़्यादा है, और आपको अगर एसटी का दर्जा दे दिया जाए तो फिर हम कहाँ बचेंगे? वी आर ऑलरेडी टॉटरिंग एट दिस सिचुएशन। और मैती का क्या कहना, मैती कम्युनिटी का कहना था कि नहीं, हमारी भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये जो नॉर्थ ईस्ट से लोगों के इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, कभी रोहिंग्या कभी बांग्लादेशी, ये लोग आके हमारे घर में हमारी जगह पे जो है इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमें अपने आप को बचाना है। ये इनका तर्क था। इनका तर्क था आपको बचाना है, हमें तो और भी बचाने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी तो सिचुएशन और भी ख़राब है। समझ रहे हो आप? दोनों को, दोनों के अपने अपने कॉन्ट्रास्टिंग तर्क थे, और वहाँ पे हो गई सिचुएशन और भी ज़्यादा वॉलेटाइल, और यही सारा मामला बिगड़ना शुरू हो गया। और उसके बाद अप्रैल में ये और मई में सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया कि भाई एसटी का स्टेटस इसे दे दिया जाए, तो उसके बाद एक आया ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च। ठीक है, ट्राइबल आप लिख लेंगे, आपको चूँकि एक बोर्ड पे सारी नई चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च हो गई, सारे ट्राइब्स एक साथ आ गए कि इन्हें हम इसका विरोध करते हैं, इन्हें एसटी में शामिल ना किया जाए। तो गवर्नमेंट को लगा सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, यहाँ तो क्लैशेस हो सकती हैं, तो वहाँ बैन किया गया, कर्फ्यू लगाया गया, और सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश की गई, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ हो गई? अब ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि इशू क्या है, दोनों के क्या क्या तर्क हैं, मैती के क्या तर्क हैं, कुकी के क्या तर्क हैं, दोनों के अपने अपने चीज़ें बोल रहे हैं। और इसके बाद बात आती है कि ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो गई? ये इशू तो हैंडल हो सकता था, दो ट्राइब्स के बीच में, दो लोगों के बीच में ये मसला है, तो बातचीत से भी चीज़ें हो सकती थी। तो समस्या कहाँ आ गई? तो समस्या तो ऊपर में ड्रग्स डीलिंग वाली भी है। हमने कहा था कि दो रीजंस हैं, ये एसटी का दर्जा मैती को दे दिया जाए, ये तो एक इशू है, बट एडिंग फ्यूल टू द फायर वहाँ तो पपी कल्टीवेशन का भी चक्कर था। तो दो दो इशू हैं। और दूसरी चीज़, जब हमने कर्फ्यू लगाया तो हो गया इंटरनेट बैन। और आप जब अगर आप इन हिंदू के इश्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि इंटरनेट बैन भी एक बहुत ही ज़्यादा वेल डिस्कस्ड मुद्दा रहता है हिंदू में कि इंटरनेट बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें। तो इंटरनेट बैन होने की वजह से बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जाने लगी, और लोग और भी ज़्यादा मिस गाइडेड होने लगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं पहुंच रही थी, और सिचुएशन हो गई वॉलेटाइल। गवर्नमेंट इसको आयरन हैंड के साथ डील नहीं कर पाई। और वैसे भी जो मणिपुर है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक बॉर्डरिंग स्टेट है, और बॉर्डरिंग स्टेट में सिचुएशन को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली शुरुआत में नहीं हैंडल करते हैं। वी ट्राई टू हैंडल इट स्मूथली। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात आती है, अगर सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल हो ही गई थी, सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, तो एक होता है आर्टिकल 355 विच सेज, जो कहती है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू मेक श्योर दैट द गवर्नमेंट इन द स्टेट इज़ गोइंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सरकार का दायित्व है कि राज्यों में जो शासन चल रही है वो संविधान के अनुरूप चल रही है, ये आर्टिकल 355 कहती है। बट उससे आता है आर्टिकल 356 कि भैया अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चल रही है तो फिर आर्टिकल 356 इन्वोक होता है, वहाँ प्रेसिडेंशियल लगता है। बट मणिपुर के केस में ऐसा नहीं हुआ। हमने मणिपुर में कोई एज सच प्रेसिडेंशियल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर में बीजेपी की सरकार, सेंटर में बीजेपी की सरकार, तो इट कुड हैव सेंड अ वीक मैसेज टू द पब्लिक दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट बीन इन पोजीशन टू हैंडल सच अ सिचुएशन। इफ दे आर dismissing their own government and posing the president's rule, then it would have sent a very wrong message. That's why maybe because of that reason the president's rule was not imposed. But there was a situation to impose it, but I would not say concluding remark. The government is competent authority to make such a decision. But this is the factual information that Article 355 caused the Article 356, and when the situation was going out of hand, these things could have been invoked.
अब हमने मणिपुर का इशू समझ लिया, दो इशू, दोनों के क्या क्या तर्क थे वो हमने समझ लिया, सिचुएशन वॉलेटाइल क्यों, सुनिश्चित में प्रॉब्लम क्यों, वो हम समझ लिया। अब हम वे आउट, जब भी आप आंसर्स लिखते हैं तो एक आता है हमारा वे आउट, हाउ कैन वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से बाहर आना मुश्किल, और भी ज़्यादा मुश्किल तब हो गया दोस्तों जब कुकी ने कहा कि हमारे और मैती के बीच में डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बन गए हैं कि हमें कुकीज़ को हम एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बनाया जाए, हम मैती के साथ नहीं रह सकते। और मैती ने कहा कि जो मणिपुर की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, मणिपुर की जो डेमोग्राफी है, मणिपुर की जो जोग्राफी है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो दोनों ही लोग एक दूसरे से न बात करने के लिए तैयार है, न साथ रहने के लिए तैयार है, तो हाउ कुड वी हैंडल सिचुएशन। तो इसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं हमें जो विश्वास का सेतु है, डायलॉग, डायलॉग को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग उसे जो है डायलॉग तो करनी ही होगी। एक सिचुएशन में दोनों के बीच में इम्पास तो हटाने होंगे, इसके लिए जो भी वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें सामने आना होगा, और जो गवर्नमेंट का जो खोया विश्वास है उसे प्राप्त करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, जो ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन की बात आती है या पॉपी कल्टीवेशन की बात होती है, तो हमें ये समझना पड़ेगा ये हो क्यों रहा है, आखिर वहाँ के लोग पॉपी कल्टीवेशन क्यों कर रहे हैं, मैती एसटी का दर्जा क्यों मांग रहा है। तो रीज़न तो एक ही है ना कि सबको भैया ऑल नीड सर्वाइवल, वाई, बिकॉज सबका एक ही इलाज है। डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक इशू है। और अगर वहाँ पर इशू हो जाएगा ये चीज़, तो फिर जब वहाँ पर डेवलपमेंट आ जाएगी तो इशू इतनी ज़्यादा वोलेटाइल होगी नहीं, क्योंकि सबको डेवलप करना है, सबको सर्वाइव करना है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो मैं आपके लिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, बार बार मिटा रहा हूँ, तो जस्ट हैंडल इट, जस्ट बियर इट। तो हम एक चीज़ देखेंगे, अगर हम एक रोटी को 10 लोगों में डिवाइड कर देते हैं या 5 लोगों में ही चलो, तो फिर छोटी छोटी पीसेस मिलेंगे और सबको प्रॉब्लम होगी कि मुझे बड़ा चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए। लेकिन अगर हम ये 5 लोगों के लिए 5, ठीक है, अगर रोटी ही 5 कर दें तो तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, सबको एक एक मिल जाएगा, कहानी खत्म। यही प्रॉब्लम, हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट के रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी। जो भी गवर्नमेंट के टारगेटेड प्रोग्राम चल रहे हैं उन पर ध्यान देकर हमें उन्हें मणिपुर में इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। और ये चीज़ें हर जगह पे अप्लाई करती हैं। लोग तब लड़ते हैं जब वो उन्हें लगता है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, गलत काम तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि हमारे सर्वाइवल पे क्वेश्चन है। इफ़ वी कैन इंश्योर दिस डेवलपमेंट, दैन थिंग कैन बी बेटर देन दिस। तो आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई, काफ़ी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो यही है मणिपुर का इशू इन नटसेल। तो इसमें बात आती है कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, मैंने ज्योग्राफी के काफ़ी हिट क्वेश्चन हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो एग्जामिनेशन में आपको ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मणिपुर में काफ़ी, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स रहती है, आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर जो अंग्लो बर्मा वार है उससे बने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से जाएं तो मणिपुर का इशू सोसाइटी का भी इशू बनता है, जो जीएस पेपर 2 में है। हमारा जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बनता है। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से इस तरह के इश्यूज़ को हमें रोकने से कर सकती है, स्मार्ट सोल्यूशन दीजिए। तो उसके लिए एआई की टेक्निक और भी ज़्यादा मॉनिटरिंग, जोग्राफिकल मॉनिटरिंग, ये सब की क्वेश्चन बन सकती है। एथिक्स का में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक जो इशू होता है उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, आप उस कितने डायमेंशन से उस इशू को देख सकते हैं ये आपके विज़न पे डिपेंड करता है। तो जीएस के चारों पेपर जो यूपीएससी के हैं, बीपीएससी में भी जो आपके जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का सेक्शन है, करंट अफेयर्स का सेक्शन में तो है ही, और ये में भी काफ़ी पूछा भी जा सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये बीपीएससी मेंस के हिसाब से भी, जीएस पेपर 1 में करंट के हिसाब से, और जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी के हिसाब से, और जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के हिसाब से, और यूपीएससी के चारों पेपर और प्रीलिम्स मेंस में तो सभी जगह से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी क्लियरली, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो लॉन्ग सो पेशेंटली। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। लेट्स ग्रो बिगर एंड बिगर डे बाय डे। हमें अपने चैनल को बढ़ाना भी है और आगे भी बढ़ना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो लॉन्ग सो पेशेंटली विथ मी, एंड स्टे tuned with me. I will be keep bringing more and more such videos for you, in which you will be able to know and you will get to know more and more about the different dimensions of the issue and the subject. So दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।